आज हिंदुस्तान के महाब्रांड्स के इस एपिसोड में आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जो गोरखपुर को बिलोंग करती है और जिसने गोरखपुर से निकल के पिछले 85 सालों में एक ब्रांड बनाई जो आज उत्तर प्रदेश में छा गई है, जिसने मुंबई में भी कई अवार्ड्स जीते। तो स्वागत करते हैं श्री अतुल सर्राफ जी का, जो चेयरमैन हैं एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलरी के। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच रजत जी। अतुल जी, जितना मुझे पता है 85 साल पुरानी ब्रांड है, आप सेकंड जनरेशन हैं इस ब्रांड के। 45 सालों से आप अपने मार्केट जहां से आपने शुरुआत की थी गोरखपुर, वहां आप नंबर 1 रहे हैं। आज सब जगह आप अपना बिजनेस फैला रहे हैं। अभी आपने कल ही वाराणसी में एक स्टोर का इनॉग्रेशन किया, लखनऊ में आप पहले से मौजूद हैं, गोरखपुर में तो आप चप्पे चप्पे पे मौजूद हैं, चाहे वो महाराजगंज हो चाहे देवरिया हो। ये ऐसी क्या कहानी है जो 85 साल से बिजनेस को यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, और ऐसे क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, क्या माइलस्टोन्स हैं जो 85 साल हो गए, और बहुत अच्छी बात है 100 भी होंगे, और शायद इंडिया ही नहीं आप बाहर भी इस बिज़नेस को स्थापित करेंगे। बट वो ऐसी क्या बातें हैं, ये ज़रूर आप शेयर करिए कि कैसे ये बिज़नेस बिल्ड हुआ और क्या विजन था आपका इस बिज़नेस के प्रति। सबसे पहले रजत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मेरे दिल का सवाल पूछा है। यह व्यापार 1940 में मेरे पिताजी और मेरे ताऊ जी इन दोनों के द्वारा शुरू किया गया, जो कि बहुत छोटे स्तर से स्टार्ट हुआ था। उस समय चांदी का गोटा और चांदी का कुछ सामान वगैरह बेचा करते थे ये लोग। शुरुआत वहीं से हुई। वास्तविक मेहनत तो उन लोगों ने की एक प्लेटफॉर्म बनाने की, वो बुनियाद बनाई जो बुनियाद आज दिखती नहीं है, लेकिन पूरा भवन उसी बुनियाद पर टिका हुआ है। पिताजी ने कभी भी वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हम लोगों के ग्रोथ के पीछे का मेन रूट कॉज यही है कि जो हम लोग लगातार नंबर 1 पोजीशन पे हैं। बहुत सारे स्टोर्स आए गए, हमने देखा है ऐसे स्टोर्स जहाँ पे कि लोग लंच ब्रेक करते थे, दुकान का शटर डाउन करते थे और कस्टमर बाहर वेट करता था। गोरखपुर उनको भी हमने खत्म होते हुए देखा है। इसी तरह बहुत सारे लोगों को देखा। पिताजी हमेशा कहते थे कि अगर अक्सर 3rd जनरेशन आते आते लक्ष्मी घूम जाती। बड़ी सुंदर बात बताई उन्होंने। उसका रीजन ये है कि लोगों में मेहनत करने का जज्बा खत्म हो जाता है। लोग टेकन फॉर ग्रांटेड करने लेते हैं, करे ये तो मेरे पास होना ही है, ये कप लेना तो मेरा अधिकार है जी, इस कप को कैसे बनाया गया इस पे फोकस नहीं होता है। तो पिताजी ने हमेशा इस बात पे फोकस किया कि वैल्यूज के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज करना। बोले ट्रस्ट, कस्टमर्स का ट्रस्ट बनना और फिर उसको मेंटेन रखना। बनाना मुश्किल है, लेकिन मेंटेन रखना उससे और भी ज़्यादा मुश्किल है। उसके लिए उन्होंने हम लोगों को 3 वैल्यूज़ दी, जिसको आज हम लोग बोलते हैं अपने यहाँ कॉर्पोरेट में टाई: ट्रस्ट, इंटीग्रिटी एंड एथिक्स। तो उन्होंने कहा प्रॉफिट कम ज़्यादा हो सकता है, व्यापार करो शौक के लिए, पैसे के लिए व्यापार मत करो, पैसा अपने आप आएगा। तो हम लोग उन्हीं वैल्यूज़ को लेके आगे बढ़े, और टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस जो हम लोगों की आगे की जनरेशन है, अब तीसरी जनरेशन व्यापार में बैठ रही है, वो भी उन्हीं वैल्यूज़ को लेके आगे बढ़ती है। और पूरा एशप्रा समूह, जिसमें लगभग 700-750 कर्मचारी हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट तो और बहुत ज़्यादा हैं, सब में सबकी रगों में ये जो टाई है हमारा ट्रस्ट, इंटीग्रिटी और एथिक्स, ये लगातार बहता है। हमारे यहाँ बहुत सारे इंसिडेंसेस ये आम है जिसको हम लोग कोई खास मानते ही नहीं है कि किसी ग्राहक का कोई सामान छूट गया और वो हमारे स्टाफ ने, एक पियून जैसे स्टाफ ने भी उठा के रख दिया और ग्राहक को फ़ोन कर दिया कि आपका सामान छूट गया, ले जाइए। तो
ये वैल्यूज़ हैं जो हम लोगों के यहाँ पूरे एशप्रा फैमिली में बहता है, तो इसी के कारण से ये ग्रोथ आई। ये भी बताइए कि जैसा मैंने डेटा देखा एशप्रा का, तो 20% से ग्रो कर रहा है CAGR ईयर ऑन ईयर, और आज आप 1650 करोड़ लास्ट ईयर का टर्नओवर था। ये कैसे मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि ये एक चैलेंज है, जिस तरीके से कंपटीशन भी बढ़ रहा है और क्लाइंट्स डेफिनेटली बढ़ रहे हैं, कंज्यूमर्स बढ़ रहे हैं, बट कंपटीशन भी बढ़ रहा है। बट इस तरीके की ग्रोथ पैरामीटर्स पे आना, मतलब एनीथिंग अबव 10 इज़ ग्रेट एंड एनीथिंग अबव 20 इज़ मतलब सुपरलेटिव। हाउ इज़ इट पॉसिबल? हाउ यू हैव डिलीवर्ड दैट ईयर ऑन ईयर? देखिए, आप इसको कंपटीशन कहते हैं, हम इससे अपॉर्चुनिटी कहते हैं। मुझे ध्यान है बहुत अच्छे से, जब गोरखपुर में लिमिटेड स्टोर्स हुआ करते थे, तो जब कंपटीशन नहीं होता है तो हर आदमी लेजी हो जाता है, ठीक है चल रहा है, कस्टमर आ ही रहा है। ये नहीं पता चलता है कि कितने कस्टमर्स और आ सकते थे जो नहीं आ रहे। जब कंपटीशन होता है और अगर आपने कंपटीशन को अपॉर्चुनिटी के जैसे देखा, तो आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं। अपनी तैयारी करते हैं तो लोग धीरे धीरे कस्टमर्स और आपकी ओर अट्रैक्ट करते हैं। देखिए, इंडिया में पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन के साथ साथ स्पेयर मनी भी लोगों के पास बढ़ा है। पहले केवल रोटी कपड़ा मकान हुआ करता था कि किसी तरह रोटी हो जाए, कपड़ा मकान बन जाए। पुरानी एक फिल्म थी, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन अब रोटी कपड़ा और मकान की कहानी पुरानी हो चुकी है। बिल्कुल। अब लोगों को स्मार्टफोन चाहिए, लोगों को ब्रांडेड कपड़े चाहिए, साइकिल सब काम नहीं चलेगा, मोटरसाइकिल चाहिए। इसका मतलब कि हर आदमी के पास पैसा है, पैसा बढ़ रहा है। उसकी सोच को समझाना है कि वो कैसे वो पैसा आपके स्टोर तक आए। अब लेकिन एक चीज और बदली है, लोग अब बहुत जागरूक हुए, लोगों में अवेयरनेस आई है। ज्वेलरी इंडस्ट्री में हुआ ये है कि जो लोग थे वो अभी भी पुराने ढंग से काम करना चाहते हैं ज़्यादातर। बिल नहीं देना है, सिस्टमैटिक काम नहीं करना है। हॉलमार्क लागू करने के लिए सरकार को कितनी कवायद करनी पड़ी, बहुत और अभी भी 40% से ज़्यादा ज्वेलरी हॉलमार्क नहीं है। ज़्यादातर लोग अनहॉलमार्क्ड और वही अनएथिकल प्रैक्टिसेस के साथ बेच रहे हैं, जिसका कोई लाभ नहीं है। लेकिन एक आदत पड़ चुकी है, चोरी की आदत है तो चोरी की आदत पड़ चुकी है। जब हम लोगों ने इस चीज को समय के साथ महसूस किया, गोरखपुर पूरे रीजन में जो पूर्वांचल पिछड़ा एरिया माना जाता है, सबसे पहले 100% हॉलमार्क हम लोगों ने स्टार्ट किया। 2003 में हम लोगों ने डायमंड ज्वेलरी के 4 C's के साथ में IGI सर्टिफाइड ज्वेलरी को लॉन्च किया था गोरखपुर में। उस समय हम लोगों को IGI सर्टिफाइड स्टोर्स का अवार्ड दिया था IGI लैब ने। 100% ज्वेलरी IGI। हम लोगों ने 4 C's के बारे में कस्टमर्स को एजुकेट किया। पहले डायमंड लोग बेचते थे डीलक्स है, सुपर डीलक्स है, जबकि 4 C's में DBS ने उसको कैटेगराइज कर रखा है। प्राइस कैलकुलेट करने का एक तरीका है, रैपापोर्ट चार्ट आता है, रैपापोर्ट चार्ट से आप हीरे का दाम खुद जोड़ सकते हैं। लेकिन ज्वेलर्स कस्टमर को ये बताना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि बता देंगे तो जो लूप होल्स है वो खत्म हो जाएंगे। हम लोगों ने कैंपेन करके बहुत सारे सोशल इवेंट्स में हम लोगों ने हैंडबिल बना के कि क्या 4 C's होता है, किस तरह आप अपने डायमंड के प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोगों ने कस्टमर्स को अवेयर किया। इसका नतीजा ये निकला कि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा, लोगों का कॉन्फिडेंस ब्रांड में बढ़ा कि हम ट्रांसपेरेंट हैं, जो हमारे वैल्यूज़ के साथ मैच भी करता है। इसी तरह लोगों का डायमंड में भी कॉन्फिडेंस बढ़ा। जो लोगों को लगता था कि डायमंड पता नहीं पत्थर है क्या है, ये हीरा है भी कि नहीं है, अब वो IGI सर्टिफाइड है, 3rd पार्टी सर्टिफिकेशन है, बेल्जियम की कंपनी है जो सर्टिफाई कर रही है, रैपापोर्ट चार्ट है कि आप हीरे का दाम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा, कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो सेल्स बढ़ती है। तो ऐसा नहीं है कि सेल्स घट रही है, सेल्स घट नहीं रही है, सेल्स बढ़ रही है। लेकिन सेल्स अब अनऑर्गेनाइज्ड की जगह ऑर्गेनाइज्ड की ओर शिफ्ट हो रही है, क्योंकि कस्टमर अवेयर है।
पहले लोग यही सोच के खरीदते थे कि हमारे दादा खरीदते थे तो हम भी खरीदेंगे। अब नई जनरेशन जागरूक है। सो आपने बात की ट्रस्ट, इंटीग्रिटी, एथिक्स, और वो आपकी बातों से भी निकल के आया कि वो एक बहुत बड़ा आपके लिए ब्रांड बिल्डर साबित हुआ, और वही आपकी एथिक लाइंस भी हैं, उस मॉरलिटी में आप बिलीव करते हैं। एक चीज़ और है जो 20% की तरफ आपको शायद ले गई होगी, उस पर आप ही फोकस डाल सकते हैं, बट जहाँ तक मुझे दिखता है ऐसा कि भाई महाराजगंज और देवरिया में भी आपका सामान बिकता है, और लखनऊ के टॉप नॉच हजरतगंज में भी बिकता है, और बनारस में भी बिकता है। तो ये कैसे, इस ट्रेंड को आप कैसे पहचानते हैं कि वहाँ क्या पसंद है, यहाँ क्या पसंद है, कैसे HNI को क्या चाहिए, कैसे एक गांव में किसान की बेटी की शादी हो रही है उसको क्या चाहिए? इतनी ये जो वास्ट एक्सपीरियंस है, ऑफ कोर्स आपके पास ईयर्स का एक्सपीरियंस है, बट ये क्या है, ये ट्रेंड को पहचानने की जो आपके पास काबिलियत है, उसका कंट्रीब्यूशन ज़रूर होगा इस 20% में। इसके बारे में कुछ बताएं, ट्रेंड्स के बारे में कुछ बताएं। देखिए, हम लोगों ने एक बिल्कुल नया प्रयोग किया, एक अनूठा प्रयोग किया। ज्वेलरी में कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स चांदी का भी सामान रखते हैं, सोने का भी रखते हैं, ये भी रखते हैं, वो भी रखते हैं। कई ब्रांड्स हैं। ब्रांड्स के पास एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ ज्वेलरी, उनके पास वो सामान नहीं है जो मासेस को चाहिए। हम लोगों ने जो सामान मासेस को चाहिए उसको भी ब्रांडेड शेप दिया। इंटरेस्टिंग। उसको ब्रांडेड शेप दिया क्योंकि आज इंडिया में सबसे बड़ी आबादी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की। डेफिनेटली कोई भी व्यापार सिर्फ HNI के भरोसे टिक नहीं सकता। HNI केक के ऊपर आइसिंग हो सकता है, लेकिन मेन केक तो आपका मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास ही होगा। तो इस चीज को हम लोगों ने फोकस किया। तो हम लोगों ने किया कि जो ज्वेलरी लोअर मिडिल क्लास के लिए है, आज उसके लिए मजबूरी है कि वो जो बाकी ब्रांड्स हैं उनके पास वो ज्वेलरी नहीं है। बेसिकली अनऑर्गेनाइज्ड। अब उसको जाना पड़ता है अनऑर्गेनाइज्ड के पास। अनऑर्गेनाइज्ड में उसको प्रॉपर हॉलमार्क नहीं मिल रहा है, उसको प्रॉपर बायबैक नहीं मिल रहा है, उसको लिखित गारंटी नहीं मिल रही है, बहुत सारी चीजें हैं जो उसको वहां नहीं मिल रही है और उसको वहां पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। तो हम लोगों ने इस सेक्टर को फोकस किया कि जो ऐसा सामान है जो कि मासेस के लिए है, उसको हम कैसे ब्रांडेड शेप दे सकें। उसको हम लोगों ने ब्रांडेड शेप दिया, उसको प्रॉपर हॉलमार्किंग किया। जो स्टोन्स होते हैं, स्टोन्स के वेट को 100% लेस किया। यहाँ तक कि जो इनामल होता है, ऊपर पेंट होता है जी, उसका भी वेट हम लोग गोल्ड में लेस करते हैं, यानी 100% ट्रांसपेरेंट। जब कस्टमर को सामान देते हैं तो ये इसका ग्रॉस वेट है, इसमें इतना स्टोन है, इतना मीना है, इतना ये इसका नेट वेट है। इस हॉलमार्क करा के 100% बायबैक देते हैं कि मार्केट करंट रेट से 100% बायबैक। और ये सब हम हमारे हर बिल के पीछे वो स्पष्ट रूप से हिंदी में लिखा रहता है। कोई टर्म कंडीशन नहीं है, कोई स्टार और एस्ट्रिक्स नहीं है, सीधा सीधा है कि ये सामान लेने पे ये इसकी बायबैक है। अगर आप स्टोन ले रहे हैं तो ये बायबैक है। डायमंड में हम लोगों ने 100% बायबैक देना स्टार्ट किया। वो IGI सर्टिफाइड करके उसको रैपापोर्ट चार्ट के बेसिस से दाम जोड़ा और बोले कि आप जब भी वापस करेंगे तो मार्केट करंट रेट का आपको 100% मिलेगा बायबैक। तो हम लोगों ने ये फोकस किया क्योंकि देखिए जो HNI कस्टमर होता है उसके लिए मेन होता है कि ठीक है, उसको शौक पूरा करना है, उसने ज्वेलरी खरीदनी है, उसको फ्रॉन्ट करना है। लेकिन जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है उसके लिए ज्वेलरी एक इमोशन है। वो ज्वेलरी को देखता है कि ये ज्वेलरी मैंने अपनी बहू को दिया था, ये ज्वेलरी हम अपनी बेटी को दे रहे हैं। और वो ज्वेलरी को इस नजरिए से देखता है कि कभी कोई बुरा वक्त आया तो ये ज्वेलरी उसके लिए एक काबिल बेटे की तरह खड़ी रहेगी साथ में। विरासत है उसकी। तो उसके लिए वो इमोशन। तो हम लोगों ने इस चीज पे फोकस किया और हमारे पास जो क्लाइंटेल है आज की तारीख में लगभग 15 लाख कस्टमर्स का डेटाबेस है और जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमको बाकी ब्रांड से सबसे अलग बनाते हैं।
डेफिनेटली बहुत सारे नेशनल ब्रांड्स हैं यूपी में आजकल काफ़ी एक्सपैंड कर रहे हैं। अगर यूपी की बात करी जाए तो आपकी एशप्रा जो ब्रांड है वो सबसे बड़ी है, सबसे ज़्यादा स्टोर्स हैं यूपी में। कोई ऐसा दूसरा ज्वेलर नहीं है जिसके इतने ज़्यादा स्टोर्स हों। तो आपने अभी ये भी बताया था कि कंपटीशन से और बेहतरी चीज़ होती है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो कंपटीशन अगर हम माने तो एक ऑर्गेनाइज्ड है और दूसरे अनऑर्गेनाइज्ड हैं। यू हैव टेस्टेड बोथ द वाटर्स। आप ऑर्गेनाइज से सीधे ऑर्गेनाइज्ड आए और आज आप लार्जेस्ट ज्वेलर बने यूपी के। आपको क्या लगता है कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे, जो नेशनल ऑर्गेनाइज्ड ब्रांड्स हैं उनसे क्या डिफरेंशिएशन है उन प्रोडक्ट्स में? सबसे एक जो बेसिक रूट डिफरेंस है, हमारा ब्रांड कस्टमर्स के साथ इमोशनली जुड़ा हुआ है। हमारे ब्रांड में 60% इमोशन है, 40% प्रोफेशनलिज्म। जो बाकी ब्रांड्स में इमोशन कम है, प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा है। हम नॉर्थ इंडिया के इकलौते ब्रांड हैं। बाकी सारे ब्रांड सब साउथ से। हम नॉर्थ इंडिया से इकलौते ब्रांड हैं। हम यहाँ के लोगों के दिलों की धड़कन को जानते हैं। हमको पता है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्राइबल नॉलेज है। बिल्कुल। उनको राखी पे अपनी बहन को देने के लिए क्या चाहिए, बहन को देने के लिए क्या उसका बजट होगा। इसी तरह तमाम ओकेजन्स है, किस समय किसकी क्या रिक्वायरमेंट है और उनकी फीलिंग्स क्या होती है। तो हम जब भी डिज़ाइन करते हैं तो हम इस चीज़ को फोकस करते हैं। जिससे साउथ इंडिया में अगर आप देखें तो लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी ज्वेलरी के लिए ज़्यादा है। नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसको ज्वेलरी खरीदनी है, उसकी इच्छा भी बहुत है। सोना महंगा हो रहा है, उसको लगता है कि हम सोने में निवेश करें क्योंकि सोना उसको एक बहुत अच्छा प्राइस भी दे रहा है। हर साल सोना एवरेज में अगर आप पीछे 50 साल का भी रिकॉर्ड देख लें तो 10 से 15% की ग्रोथ हर साल आ रही है। इधर पीछे 1-2 सालों में कुछ ज़्यादा आ गई, लेकिन तो भी ऑन एन एवरेज 10 to 15% की ग्रोथ आती है। तो उसको लगता है कि हमारे पास ज्वेलरी होनी भी चाहिए हमारे बच्चे के पास। साथ में एक उसका सीमित बजट भी है। उसको समाज में एक अपनी सम्मान भी दिखाना है कि भाई शादी ब्याह में लोग उसको सम्मान से देखें कि नहीं भाई ज्वेलरी पहने हुए हैं। तो हम लोग डिज़ाइन इस हिसाब से करते हैं जो कि उनके बजट को सूट करती है। बजट और यहाँ के ट्रेडिशंस को, कि अब जिस तरह की अगर किसी का शादी में 5 लाख रुपए का भी बजट है टोटल ज्वेलरी का, तो भी हमारे पास वो फुलफिल हो सकता है इस महंगे सोने के दाम में भी। और जबकि वो उसका लुक भी जो आएगा वो ऐसा लुक आएगा जो कि देखने में प्रॉपर भड़कीला है। हम लोगों ने नॉर्मल गोल्ड ज्वेलरी 18 कैरेट में भी शुरू की। बाकी ब्रांड्स 18 कैरेट में सिर्फ डायमंड ज्वेलरी रखते हैं। हाँ, मैंने भी ज़्यादातर 18 कैरेट में डायमंड्स की ज्वेलरी देखी है। हम लोग नॉर्मल गोल्ड ज्वेलरी 18 कैरेट में भी बनाते हैं। हमारे पास 22 कैरेट का भी है। हमारे पास HNIs के लिए भी ज्वेलरी है जो कि एकदम, जिनको बजट की कोई बात नहीं है, उनको अच्छे से अच्छा चाहिए, महंगे से महंगा चाहिए। लेकिन हम उन लोगों का भी बहुत ख्याल रखते हैं जिनका बजट कम है मगर शौक है और इमोशनली जुड़े हुए। तो वो डिज़ाइन हिसाब से हैं कि वो देखने में लुक बहुत अच्छा आ रहा है, बजट फ्रेंडली है, 18 कैरेट है मगर 100% बायबैक है। 18 कैरेट है तो हम उनसे पैसा 18 का ही ले रहे हैं, वापस करने पे 100% बायबैक भी दे रहे हैं। लॉस के हिसाब से कोई लॉस नहीं। एलॉय इस ढंग से पड़ता है कि उसकी कलर और चमक में कोई फ़र्क नहीं आए। 18 कैरेट में बाकी ब्रांड्स बनाना नहीं चाहते हैं क्योंकि 18 कैरेट में बनाना मुश्किल है। सोना कड़ा हो जाता है, वर्कमैनशिप हार्ड हो जाती है। और दूसरी बात कि वेट कम आता है। कि अगर कोई एक ज्वेलरी है वो 50 ग्राम की, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको और एक्सप्लेन बिल्कुल करिए। अगर कोई ज्वेलरी 22 कैरेट की 50 ग्राम की है, वो सेम ज्वेलरी अगर मैं 18 कैरेट में बना रहा हूँ तो उसका वेट 40 ग्राम में हो जाएगा, 20% वेट कम हो जाएगा उसका। हम कस्टमर से मेकिंग लेते हैं पर ग्राम। अगर मैंने उससे 1000 रुपये ग्राम मेकिंग लिया तो इसी कप की डिज़ाइन, इसी कप की मेकिंग में उससे 50,000 ले रहा हूँ और इसी कप की मेकिंग में उससे 40,000 ले रहा हूँ। अगर मैं 18 कैरेट में बना रहा हूँ तो उसको मेकिंग कम देनी पड़ रही है इस पर्टिकुलर पीस की।
तो इसीलिए बाकी ब्रांड्स 22 कैरेट में बनाने नहीं चाहते। मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम लोग कस्टमर्स के साथ इमोशनली जुड़े हुए हैं, तो हम उनकी ज़रूरतों को समझते हैं। हम ज़बरदस्ती भारी ज्वेलरी, अनअफोर्डेबल ज्वेलरी बनाकर उनको ये मजबूर नहीं करना चाहते। क्या करें, मजबूरी है, अब ये खरीदना पड़ेगा। वो खरीदे और शौक से खरीदे। तो ये एक अंतर है कि हम बाकी ब्रांड से फ़र्क हैं। और हम जहाँ भी हैं, गोरखपुर में तो हम गोरखपुर पूरे रीजन में हम नंबर 1 की पोजीशन पे हैं। और वो नंबर 1 की पोजीशन ऐसा नहीं है कि गैप ऐसे है, ये गैप इस तरह का है क्योंकि हम लोगों ने समय के साथ बदलाव किया। और पहले भी हम लोग का यही रहा कि काम करना है शौक के लिए, पैशन के लिए। पैसा तो वैल्यूज क्रिएट करनी है, पैसा तो अपने आप आएगा। मनी विल फॉलो। मनी विल फॉलो। एक थोड़ा इनसाइडर क्वेश्चन पूछता हूँ प्लीज प्लीज। और खासकर जब आपने इन्वेस्टमेंट की बात करी कि 15% CAGR गोल्ड में रिटर्न आ रहा है, और बहुत सारे हम लोग सोने को इन्वेस्टमेंट के रूप में भी देखते ही। बिल्कुल सही बात है। बट पिछले 10 सालों से, डेकेड से थोड़ा ट्रेंड आया है डायमंड का भी। तो ये एक क्वेश्चन हमारे दर्शकों के लिए भी है कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से गोल्ड में इन्वेस्ट करें आज की डेट में। नेचुरली चेंज होती रहती हैं डायनामिक्स, बट आज गोल्ड में इन्वेस्ट करें या डायमंड में इन्वेस्ट करें? ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आपने पूछा रजत जी, जिसका जवाब देना मुश्किल है, मगर मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बतला रहा हूँ क्या है। देखिए, अगर एक चीज़ हम लोग ये देखें तो सोने का दाम नेचुरली ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है एज़ कम्पेयर टू डायमंड। डायमंड का रेट ऑलमोस्ट स्टेबल सा रहता है, बहुत ग्रेजुअली ग्रो करता है। सोने का दाम बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो अपने इन्वेस्टमेंट को मगर एक बैलेंस बनाना चाहिए। अगर आप डायमंड ज्वेलरी भी लेते हैं तो उसके साथ में भी गोल्ड आपके पास जाता ही जाता है, क्योंकि डायमंड का बेस तो गोल्ड ही होगा। अब ज्वेलरी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी है, साथ में एक सोशल स्टेटस भी है, साथ में एक श्रृंगार भी है। तो इसके तीनों पहलुओं को देखा जाए तो एक बैलेंस करना चाहिए। आपके पास जो ज्वेलरी होनी चाहिए वो 60% तो गोल्ड होना ही चाहिए। 60% गोल्ड ज्वेलरी होनी चाहिए, 40% डायमंड ज्वेलरी होनी चाहिए। बहुत अच्छी बैलेंसिंग बताई आपने। जो नई जनरेशन है उनको पहनने के लिए अब डायमंड ज्वेलरी चाहिए। अब वर्किंग वुमेन्स हैं, वर्किंग वुमेन अगर ऑफिस में जा रही हैं, उनको बोलिए कि इतना बड़ा गोल्ड का पेंडेंट पहन के जाएं, उनको लगेगा कि प्रैक्टिकल नहीं। हाँ। अगर उन्होंने डायमंड का छोटा सा पेंडेंट पहना, वो देखने में बहुत डिसेंट लगेगा, मगर वो वैल्यू दिखाएगा कि इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, वो स्टेटस आपका दिखाएगा। हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि वो IGI सर्टिफाइड होना चाहिए, बायबैक की रिटर्न गारंटी होनी चाहिए। और इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि एशप्रा मार्केट करंट रेट पे 100% पे डायमंड का बायबैक देता है। बिल्कुल। So you are big into diamonds also? Definitely. You just think of the jewelry और है हमारे पास। मेरा दावा है कि आप रात को सपने में कोई ज्वेलरी सोचिए, हम आपको नेक्स्ट डे स्टोर पर दिखा देंगे। बहुत अच्छा आपने समझाया इस बात को कि कैसे अपना पोर्टफोलियो इन टर्म्स ऑफ डायमंड एंड गोल्ड आप आज की डेट में मैनेज कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और आपने अभी कही थी कि जैसे डिस्पोजेबल इनकम काफ़ी बढ़ रही है और यूपी बहुत तरक्की भी कर रहा है। हमारे स्टेट कहाँ से कहाँ पहुँच गया पिछले 7-8 सालों में। आपको अभी यूपी में ज्वेलरी इंडस्ट्री का और क्या स्कोप दिखता है, कैसे दिखती है ये इंडस्ट्री? देखिए, यूपी 25 करोड़ लगभग की पॉपुलेशन जी, और यूपी का पूरा बेल्ट एग्रीकल्चर बेल्ट है। हाँ, यहाँ जमीन उपजाऊ है। अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हो रही है। पीछे विगत वर्षों में लॉ एंड ऑर्डर जो यूपी में एक चैलेंज हुआ करता था, अगर हम लोग कहीं और जाते थे, महाराष्ट्र गए या कहीं गए, विदेश गए, यूपी का मतलब अरे यूपी बिहार कहा जाता है। अच्छा, ये लोग यूपी और बिहार वाले हैं, यूपी को बिहार के साथ जोड़ा जाता है जी। मगर अब यूपी की पहचान बदल गई है
किसी भी बिजनेस को फ्लरिश करने के लिए, खास करके ज्वेलरी इंडस्ट्री को फ्लरिश करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब खेत बहुत उपजाऊ है तो कोई भी आप बीज डालिए वो उगेगा। तो लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत अच्छी फसल, मतलब खेत के लिए, व्यापार के लिए बहुत जरूरी है। वो उसको सरकार ने बहुत अच्छे से मैनेज किया है। अब ग्रोथ बहुत आराम से हो रही है। सारा सामान लॉजिस्टिक्स से आता है, इंश्योर्ड है, इंश्योरेंस अपने तसल्ली के लिए कराते हैं। टचवुड, उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस होना चाहिए। तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत है जो सरकार ने दिया है। ये स्थिति बनी रहनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर हमेशा बना रहे। जीएसटी भी, व्यापारी तो हमेशा कहेगा कि जीएसटी खत्म कर दीजिए, इनकम टैक्स खत्म कर दीजिए, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन जीएसटी का जो रेट है ज्वेलरी के लिए वो ठीक है। एक चीज जरूर है कि 2 लाख से ऊपर पैन कार्ड, अब 2 लाख रुपए कुछ बचा नहीं, खासकर सोने के दाम में 2 लाख रुपए कुछ बचा नहीं। 2 लाख का मतलब किसी ने 20 ग्राम की ज्वेलरी ली, 2 तोला लिया तो 2 लाख हो गया। अब अगर कोई कस्टमर आया है गांव से, देहात से, उसके लिए पैन कार्ड लेके कैरी करना पॉसिबल नहीं है। अभी लोगों में अवेयरनेस कम है, तो जिस हिसाब से प्राइसेस बढ़े हैं, इस पैन कार्ड की लिमिट 2 लाख से 5 लाख होनी चाहिए। इसको करने से सरकार का कोई फाइनेंशियल लॉस भी नहीं है। टैक्स जो मिल रहा है वो टैक्स मिलेगा, और इनफैक्ट हमको लगता है कि सरकार को टैक्स और ज़्यादा मिलेगा और ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी। तो जैसा आपने बताया, यूपी में पूरा एक लैंडस्केप ही चेंज हो गया इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो जो आपके कुछ सप्लायर्स, बिजनेस पार्टनर्स होंगे बाहर के स्टेट्स में, डेवलप्ड स्टेट्स में, जिनको पहले कहा जाता था डेवलप्ड, आज हम भी डेवलप्ड हैं, तो उनके नज़रिए में भी चेंज आया है? बिल्कुल, उनके भी नज़रिए में चेंज आया है। वो लोग सब यूपी की ओर अब बहुत ध्यान दे के देख रहे हैं। पहले जो बड़े वेंडर्स थे वो यूपी के नाम पे, मुझे ध्यान है पहली बार हम लोगों को नेशनल और इंटरनेशनल फोरम पे करीब 36 अवार्ड्स मिल चुके हैं, जो कि नॉर्थ इंडिया के किसी भी ज्वेलर को इतने अधिक अवार्ड्स नहीं मिले हैं। ज्वेलरी इंडस्ट्री में 3-4 कॉम्पिटिशन्स होते हैं हर साल, बॉम्बे में, दिल्ली में, जयपुर में, जहाँ पे कि लोग अपनी ज्वेलरी की डिज़ाइनिंग की एंट्रीज भेजते हैं, जो उनका एडवर्टीज़मेंट का तरीका रहा है। बहुत सारे चेंजेस जो उन्होंने शोरूम डिज़ाइन की है, इस तरह के बहुत सारी एंट्रीज होती हैं, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं जिसमें लोग कॉम्पीट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इसी तरह हम लोगों ने जो बहुत सारे इनोवेशंस किए, जिस तरह पूर्वांचल में सबसे पहले IGI सर्टिफाई ज्वेलरी रखना हो, लोगों को अवेयरनेस करना हो, हॉलमार्क रखना हो 100%, तो इसको भी लेके हम लोगों को अलग अलग फोरम्स पे अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो हम लोगों को जब सबसे पहला अवार्ड मिला था, मुझे ध्यान है बहुत अच्छे से, बॉम्बे में IGS का एक था, हम लोगों ने उसमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। हम लोगों की एक डायमंड रिंग थी, उस डायमंड रिंग को रिंग ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। ये किस साल की बात है? ये बात है, एग्जैक्टली डेट तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन फिर भी 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। मतलब लोगों का एक्सप्रेशन यही था कि गोरखपुर से कौन सा ज्वेलर है जिसको कि मिल रहा है, अवार्ड मिल रहा है। और इस फोरम पे जहाँ पे कि पूरे हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं, जहाँ पूरे हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं, तो ये एक था कि, और अब तो लोग गोरखपुर को दूसरे नजरिए से देखने लगे। एक और चीज़ है, अब बिजनेस की बात तो बहुत हो गई, अब थोड़ी बात करते हैं कि मैंने आपको सामाजिक रूप से भी बहुत एक्टिव देखा है और कई फोरम्स में भी देखा है, कुछ बच्चों के लिए अच्छे प्रोग्राम्स में शामिल होते देखा है। तो ये सामाजिक सरोकार के पीछे सोच क्या है और आप ऐसा क्या क्या करते हैं समाज के लिए, अगर बताना चाहें तो? बिल्कुल, देखिए, जो समाज के प्रति जिम्मेदारी करने में मेरी कोई खास बात नहीं है, क्योंकि ये हम लोगों को DNA में मिला हुआ है। मेरी माता जी भी बहुत ज़्यादा सोशल थी, पिताजी भी सामाजिक रूप से काफ़ी एक्टिव रहे, जब तक उनका शरीर चलता रहा तब तक वो बहुत एक्टिव रहे। और हमारी माता जी का तो मुझे अभी भी ध्यान है
कि उनके वार्डरोब में 11 से अधिक कभी साड़ियाँ नहीं होती थी। अच्छा। वो मारवाड़ी में ही बोलती थी, तो हमेशा बोलती थी कि मना इससे ज़्यादा की कोई दरकार को नहीं, यानी मुझे इससे ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं, हमेशा। और दूसरा, वो हमेशा बोलती थी कि अगर तुम्हारा मन कुछ देने का आज है तो अभी दे दो, कल पता नहीं तुम्हारा मन बदल जाए तो क्या होगा। तो ये हम लोगों को जीन से मिला हुआ है। और दूसरा, हमारा ये मानना है, हम लोगों का, हमारा का मतलब जब मैं बोलता हूँ हमारा, तो ये हमारी पूरी संस्था को करता है रिप्रेजेंट, बिल्कुल, क्योंकि ये डीएनए हम लोग के पूरे जीन्स में है। और यहाँ तक कि जो हमारे यहाँ के स्टाफ हैं उनमें भी है। तो वो ये रहता है कि आज हर आदमी की पहचान समाज से। आज ईश्वर ने, बहुत सारे लोग हैं समाज में, ऐसे भी लोग हैं जो जिनके पास रहने को जगह नहीं है, फुटपाथ पे सो रहे हैं। हम भी इंसान हैं, आज हम बगैर एसी के नहीं सोते। तो जबकि ईश्वर ने तो बनाया सबको एक साथ, तो आज हमारी पहचान उस समाज से है। और हमारे पास जो आ रहा है उसमें कुछ ना कुछ अंशदान उस समाज का भी है। आज एक मजदूर काम कर रहा है तो उसके वजह से हमारी कोठी बन रही है, उसके वजह से हमारा शोरूम बन रहा है। तो हर आदमी की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो भी समाज के प्रति कुछ सोचे, कुछ सोचे। मैंने ये सुना है कि जो ये आपके 700 एम्प्लॉई हैं, किसी के घर में भी कोई भी शादी होती है तो आप ज़रूर जाते हैं। मैंने ये भी सुना है कि एक बार बिजनेस अपॉइंटमेंट लेना आपसे कठिन है कैलेंडर में, लेकिन अगर आपको कोई सामाजिक कार्य में इनवाइट करे तो आप वहाँ ज़रूर दिखते हैं। ज़रूर कोशिश करते हैं। कभी होता है क्या कि हम नहीं जा पा रहे हैं तो फिर मेरा भाई चला जाएगा, मेरे बच्चे चले जाएंगे, लेकिन हम लोग ज़रूर प्रयास करते हैं कि सोशली हम इन्वॉल्व हों लोगों के साथ, लोगों के सुख दुख में शामिल हों और वास्तविकता बतलाएं। इसमें बहुत खुशी मिलती है, इसमें बहुत अच्छा लगता है लोगों के साथ जुड़ के, लोगों की भावनाओं को समझ के। जॉय देयर। एग्जैक्टली, उसमें बहुत अच्छा लगता है, लोगों के साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगता है। कई सारे ज्वेलर्स मैंने देखे हैं और ऐसा लगता है कि भाई भाई सब अलग हो गए, नाम एक ही है पूरे शहर में, लेकिन आप बात करोगे तो कहेंगे मैं ये नहीं हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो हूँ। इस 85 साल में, और खासकर आप जो कि अपनी फैमिली के सबसे बड़े हैं, आप इस जनरेशन में कैसे इसको बांध के रखा है? वो क्या चीज़ है जो बांध के रखा है और वो आपकी शक्ति बन गई है और आगे लेते जा रही है? कोई ये नहीं कहता कि मैं एशप्रा ये हूँ, कहता है एशप्रा एक ऑर्गेनाइज ब्रांड है जो किसी के सामने भी खड़ी हो सकती है। इसके पीछे क्या सोच है? इसके पीछे यूनिटी है। देखिए, समस्या तब आती है परिवार में जब आदमी केवल पैसे के लिए फोकस्ड हो जाता है। अगर हर आदमी पैशन के लिए काम करे तो उसका फोकस पैसा नहीं है, पैसा आ रहा है, आएगा ही। अगर पैसा आएगा ही, अगर आप काम करेंगे तो पैसा आएगा ही आएगा। तो आदमी, तो हम लोग के यहाँ हर आदमी काम के लिए पैशनेट है। मैं आपको बतलाऊं, मेरे ताऊ जी ने और पिताजी ने व्यापार एक साथ स्टार्ट किया था 1940 में। पिताजी की जनरेशन के बाद उनके बच्चे जी, और हमारी जनरेशन आई, फिर हमारे भी बच्चे आ गए जी, उनके भी बच्चे आ गए, यानी 3 जनरेशन्स का व्यापार कंबाइन चल रहा था। 2011 में हमारे कज़न भाई साहब विनोद सराफ जी अब रहे नहीं कोविड में, तो उन्होंने कहा कि अतुल, हम लोग का बहुत अच्छा चला एक साथ में, तीसरी जनरेशन आ गई है, इस तीसरी जनरेशन में भी ये सामंजस्य बना रहेगा और इसके आगे की जनरेशन में सामंजस्य बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, हम लोगों को एक बार सेपरेशन कर लेना चाहिए। और सुनकर आपको आश्चर्य लगेगा कि 71 साल के व्यापार का सेपरेशन आधे घंटे में हुआ था। केवल हम और विनोद भैया बैठे थे, मेरा छोटा भाई भी नहीं बैठा था, केवल मैं और विनोद भैया बैठे, पूरा डेटा सामने रखा गया, सारा कैलकुलेट हो गया, क्या पैसा किसको लेना है, क्या देना है, वो तय हो गया कि ठीक है इतना पैसा है।
1 साल 1.5 साल में आपको दे देंगे, काम खत्म। आगे 4 साल तक समाज को पता भी नहीं चला कि हम लोग अलग हो गए, कि व्यापार अलग हो गया है। और अभी भी उनके बच्चों को अगर कोई राय लेनी होती है तो हमसे पूछने आते हैं कि चाचा जी क्या करें। हमको कुछ सपोर्ट चाहिए होता है तो उनसे पूछे जाते हैं। फैमिली में हम लोगों के यहाँ जॉइंट फैमिली का कल्चर है, तो हम हैं, मेरा भाई है, तो हम लोग सब जॉइंटली वर्क करते हैं। और अगेन ट्रांसपेरेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईमानदार होना चाहिए, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए। आप अपने परिवार में, मैंने बहुत जगह देखा है जहाँ पे कि पहले लोग जॉइंट बिजनेस कर रहे थे, लेकिन वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं हुई। अगर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं होती है तो परिवार में बाकी लोगों को लगने लगता है कि कहीं वो गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, कहीं वो गड़बड़ तो नहीं। लेकिन अगर आपने ट्रांसपेरेंटली सारी सिस्टम को ही बना दिया कि यही सिस्टम फॉलो होना है, हाँ ऑफ कोर्स अगर आप सिस्टम बना रहे हैं तो बाकी परिवार वाले आपकी बात सुने भी, वो भी जरूरी है। वो हमारे यहाँ बड़ा अच्छा है कि जो हम बोल देते हैं फिर वो बाकी सबको फॉलो करता है। ये बहुत सुंदर बात बताई और आपने बड़ा खुल के बताया, ये भी बड़ा ट्रांसपेरेंटली, हाउ टू हेल्प टुगेदर फैमिली वैल्यूज एंड हाउ इट हेल्प्स इन बिजनेस। तो बहुत अच्छा आपने बताया। कुछ सवाल, कुछ छोटे छोटे सवाल और। बिल्कुल। एक तो आपकी हॉबीज क्या हैं या फेवरेट हॉबी क्या है, ऐसे बताएं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, सबसे ज्यादा मेरी हॉबी है काम करना। इट इज नॉट ओनली अबाउट बिजनेस। मुझे काम करने को चाहिए। अगर मुझे 24 घंटे में 15 घंटा काम करने को मिले, देन आई एम वेरी हैप्पी। वो काम किसी भी तरह का हो सकता है। चेंज ऑफ वर्क इज लाइक अ हॉलीडे फॉर मी। चेंज ऑफ वर्क इज लाइक अ हॉलीडे फॉर मी। कि अगर मैं अकाउंट्स देख रहा हूँ, उसके बाद अगर मैं किसी कस्टमर से बात कर रहा हूँ, या अगर मैं कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ, तो वो चेंज ऑफ वर्क इज लाइक अ हॉलीडे फॉर मी। सो यू फाइंड न्यूनेस इन व्हाटएवर यू गेट न्यू। करेक्ट। इन योर वर्क अलोन, इन माय वर्क। और वो पैशन है आपका। बेसिकली योर हॉबी इज योर वर्क पैशन। हमारे लिए पैशन है। उसके अलावा गार्डनिंग है, कुछ आउट ऑफ बॉक्स कुछ सोचना, कुछ उसको ऊपर एक्सपेरिमेंट करना, इस तरह का भी कुछ चीज़ें। हालांकि साइंस मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन तो भी जिस तरह की हम लोग ज्वेलरी के अलावा रियल एस्टेट में भी हैं, तो रियल एस्टेट में भी है, तो स्ट्रक्चर को भी समझना, उसमें भी ओपिनियन, मतलब है कि ये कुछ सोचने करने का ये मेरा हॉबी है। फेवरेट फूड कौन सी डिश पसंद है? इंडियन फूड, एकदम शुद्ध, दाल सब्जी चावल, एकदम देशी खाना। मिठाइयों में भी देशी मिठाई, गुलाब जामुन है, ये सब देशी मिठाई हमको ज़्यादा पसंद है। क्या बात है। अगर जैसे ज्वेलरी में भी हाथ की ज्वेलरी होती है, चूड़ियाँ कान की होती है, गले की होती हैं, तो अगर मैं इसको एक रेशियो में कंपेयर करूं तो एशप्रा से सबसे ज़्यादा कौन सी ज्वेलरी बिकती होगी? देखिए, अगर क्वांटिटी वाइज देखा जाए तो जाहिर बात है कि जो ज्वेलरी डेली वेयर की है जी, वो बिकती है। शादियों की ज्वेलरी तो केवल एक ओकेजन पे बिकती है। बैंगल्स है, ये हमेशा बिकती है। चेन्स है, हमेशा बिकेंगी। कान के स्टड्स हैं, पेंडेंट्स है, रिंग्स है, ये सब हमेशा बिकेंगे। लेकिन अगर आप बात करें नेकलेस की, चोकर की, या और इस टाइप की कोई ज्वेलरी, तो वो तो ओकेजन पे बिकती है। और ये पैटर्न मेरे को लगता है कि सभी ज्वेलर के यहाँ होगा। ये तो ऑलमोस्ट सभी के यहाँ होगा। लेकिन अब जो नई जनरेशन तो उनको डिज़ाइन का पैटर्न चेंज हो गया। पहले पेरेंट्स चाहते थे कि भारी भारी सामान दे। अब जो नई जनरेशन है उसको चाहिए मल्टीपल डिज़ाइंस। एक नेकलेस की जगह 2 हो जाए, लेकिन अलग अलग डिज़ाइन के हिसाब से। अब सोशल मीडिया का समय है, हर जगह वही एक डिज़ाइन कैसे आ सकती है? तो भाई अगर they can't go on Instagram again with the same set with the same set, और भारी सेट कितना हो सकता है? तो एक पैटर्न ये भी चेंज हुआ है कि जब से हॉलमार्क और जब से 100% बायबैक होने लगा, तब से अब लोग
ज्वेलरी को होता है कि ठीक है ज्वेलरी हो गई, 3 साल 4 साल पहन लिए, मेकिंग का ही लॉस है, बदल के दूसरी ले लेंगे। सही, बदल के दूसरी ले लेते। पहले जब टांके की ज्वेलरी चलती थी, लोग सोनार के केवल विश्वास पे रहते थे, तब लोग ज्वेलरी बदलते नहीं थे, ऑल गेसिंग वर्क था। इस डर से बदलते थे कि आज हम इसको सोना समझ रहे हैं, पता नहीं ये सोना निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कम से कम सोना समझ कर रखे तो हैं, हमको संतोष तो है कि सोना, तो लोग बदलते नहीं थे। अब ये ट्रेंड चेंज हुआ है, ये ट्रेंड चेंज हुआ है। एक ऐसा ब्रांड बताइए, दूसरा ब्रांड, ज्वेलरी नहीं, जो आपको बहुत प्रेरणा देता हो, मोटिवेट करता हो, ये ब्रांड था जिसने बनाया, ये ब्रांड है, एनी ब्रांड इन द यूनिवर्स। अमूल। अमूल में उन्होंने उस वक्त की जरूरत समझी, जिस तरह दूध जो केवल एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, हाँ, कंप्लीटली अनऑर्गेनाइज था, कंप्लीटली अच्छा, उन्होंने उस क्वालिटी को आज तक मेंटेन किया हुआ है। उनका अगर आप एडवर्टीजमेंट पैटर्न भी देखें तो भी वो वैसा का वैसा है, एक छोटा सा भी ऐड होगा तो आपकी नज़र को अट्रैक्ट करेगा। तो उन्होंने दूध को एक बहुत प्रॉपर वे में ब्रांड बनाया। दूध जैसे प्रोडक्ट को भी, हाँ, हम लोग सब अमूल गर्ल के साथ बनाए। यस टू वॉचिंग हर। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने, वो भी इंडियन ब्रांड और मैस ब्रांड। बहुत अच्छी बातें रही हमारे बीच में, मैं तो और इसको कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, बट वक्त की कुछ बंदिशें हैं। एक आखिरी मैसेज, जो इस इंटरव्यू का आखिरी मैसेज आप युवा पीढ़ी को देना चाहेंगे कि कैसे काम करना चाहिए, कैसे ऐसी ब्रांड्स बनती हैं, क्या करना चाहिए, किस उद्देश्य से, किस मोटिवेशन से काम करना चाहिए, कुछ उनके बारे में कुछ उनको बताएं। सबसे पहली बात कि रिस्क उठाना चाहिए, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क होना चाहिए। ऐसा रिस्क नहीं उठाना चाहिए जिसमें कि आप एकदम खत्म हो जाए। कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए, और कैलकुलेटिव रिस्क लेने के साथ साथ में काम पे फोकस्ड रहिए। इतनी तो आपके पास रिसोर्स होना चाहिए कि आप काम पे, कि आप एक इतनी इनकम सिक्योर कर लें कि आपका काम चलता रहे, फिर आप बाकी रिस्क लीजिए, फोकस कीजिए। और मैं आपको बतलाऊं कि किसी भी चीज को अचीव करने में आजकल की युवा पीढ़ी को चाहिए कि वो रातों रात करोड़पति बन जाए, रातों रात अरबपति बन जाए। वो इस बात पे नहीं फोकस करते हैं कि उनकी पहचान कैसे बने। अगर आपकी पहचान बनी है तो वो आपको हमेशा पे करेगी। अगर आप इमोशनली कनेक्ट हुए हैं, अगर आप इमोशनली काम कर रहे हैं और एथिक्स के साथ काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको प्रॉफिट कम मिले कंपैरिजनली बेईमानी के रास्ते से। तो शॉर्टकट कभी मत लीजिए कि हम किसी तरह करके ठग के किसी को अचानक कुछ हासिल कर लें, क्योंकि वो आगे जाके आपको गड्ढे में गिराएगा। अगर आपने लॉन्ग टर्म विजन रखा है, लॉन्ग टर्म गोल है, उस गोल के लिए आप एक एक कदम आगे बढ़ाते जाइए। स्टेबल, आपकी ग्रोथ स्टेबल होगी और आप एक मजबूती के साथ आगे पहुंचेंगे। सो लॉन्ग टर्म विजन, risk taking capability, but calculative risk, a lot of passion, lot of detailing. I think this is the mool mantra. Correct. Thank you so much, Atul ji. Thank it you, was Rajat just ji. pleasure Thank you, speaking Rajat to ji. you. Thank you, and Rajat in ji. jewelry segment, I thought ki no one better can I find than you. So thank you so much for taking out time for Hindustan. Thank you so much. हिंदुस्तान के महाब्रांड्स के इस एपिसोड में आपका धन्यवाद आने के लिए, अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी। थैंक यू सो मच।